आज दो बहनें हमारे साथ उसके जुड़ी बाद हैं। 11th क्लास में इसने पहली बार बोला मैंने ऐसे लिखा है बड़ी, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी तो लिखती हूँ। उसके बाद नीट क्रैक नहीं हो पाया मुझसे, तो फिर थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी। एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता तो हमें लगता है हमारी जिंदगी खत्म हो गई, एक्चुअली जबकि मुझे लगता है ये सब देखा-देखी की वजह से होता है, शो ऑफ की वजह से नीट होता है। नीट जो विल बी नॉट माय ओवरऑल डेस्टिनेशन। ऑब्वियसली मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने को देखने को मिली, एंड फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ कहते हैं कि लाइफ। फेलियर जो है इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। दैट इज आल्सो वंडरफुल। सी, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ बट यू क्वालिफाइड कॉस्ट एग्जाम्स एंड गोपी के एग्जाम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीका नज़ीर। आज के वीडियो पॉडकास्ट में दो मेहमान हमारे साथ एक साथ जुड़े हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन है, आपको मैं बताऊं कि आज दो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। मेरे साथ सोलेहा असलम और जासिरा असलम जुड़ी हैं। दोनों बहनें हैं और दोनों ही ऑथर्स हैं। इनकी राइटिंग की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और क्या सोच के आजकल के ज़माने में जहाँ ख़ासकर जो नौजवान हैं मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के शिकार है, वहीं ये लोग किताबों के साथ अपना जो ज़्यादा टाइम है वहाँ गुजारते हैं और लिखने की तरफ तवज्जो रखते हैं, लिखने की तरफ रुझान रखते हैं, अपने जज्बात को अल्फाजों की शक्ल देते हैं। उसके पीछे क्या वजह है, कैसी इनकी जर्नी रही है, कहाँ से शुरू हुई है, आज उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सोलेहा एंड जासिरा मेरे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, सोलेहा एंड जासिरा आप दोनों ही बहनें हैं, तो ये आइडिया कहाँ से फॉर्म हुआ कि दोनों ही किताब लिखेंगे? दोनों ने आपने अपनी अपनी बुक शाया की, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ से शुरू हुआ सबसे पहले? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बचपन से ही शौक था, लाइक आई वांट टू डू समथिंग। तो मैं लिखती थी बचपन में ही, लेकिन आई वाज़ नॉट कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ माय ऑल पोएम्स, राइटिंग्स वगैरह। बट फ्रॉम क्लास 10th आई स्टार्टेड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल माय पोएम्स, और फिर 11th में आइडिया आया नहीं अब एक बुक लिखनी है। वेरी नाइस। आप बचपन से ही जी। इसकी तरफ तवज्जो रखती थी और आप जासिरा? तो मैं भी बचपन से ही लिखती थी, लेकिन ये आइडिया नहीं था बुक पब्लिश करना है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो लेकिन ये अलग से लिखती थी, मैं अलग से लिखती थी, हम लोग ने शेयर, कौन लिखता था? मतलब मैं अपनी जगह लिखती थी लेकिन मैं इसको नहीं बोलती थी। ये आपकी भी एज में डिफरेंस कितना है दोनों के? हमारी एज में ऑलमोस्ट 3 years। तो पहले कौन लिखता था? मतलब ऐसे ही, मतलब ये अपनी जगह लिखती थी, मैं अपनी जगह। ये 3 साल बाद है तो so who was मतलब writing हमारे first? आइडियाज शेयर हो गए 11th क्लास में, अच्छा। वरना बेड टाइम पे जब हम सोते थे तो ये भी कुछ लिख रही होती थी, बस अपनी डायरी बंद करके सो जाती थी, और मैं बट भी। आप एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे, हम ना कह ना, रहे थे। शेयर वेयर नहीं होता था। उसके बाद 11th क्लास में इसने पहली बार बोला मैंने ऐसे लिखा है बड़ी, तो मैंने कहा अच्छा मैं भी तो लिखती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हमने लिखा, बीच में स्टडीज़ भी आ गई, फिर मेरा नीट का हो गया तो इस पे मैंने ज़्यादातर लिखा। तो उसके बाद नीट क्रैक नहीं हो पाया मुझसे, तो फिर थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी, तो फिर उस टाइम में मैंने ज़्यादा इसकी तरफ किया और मैंने वो वेव्स लिखे जो तब मैं फ़ील कर रही थी। उसके बाद 12th नीट का एग्ज़ाम हो गया, फिर डिप्रेशन का फ़ेज़ हो गया, उसके बाद मैंने बुक लिखी, फिर इसने भी लिखी थी, तो फिर हमने वो सोचा कि इकट्ठे करते हैं पब्लिश। इकट्ठे पब्लिश करते दोनों बहनें। अच्छा, आपने कहा कि नीट मेरा क्रैक नहीं हुआ, तो यूजुअली हम जब देखते हैं 11th 10th के बाद 11th 12th में एक तो प्रेशराइज किया जाता है बच्चों को कि मेडिकल ही लेना है, उसके बच्चे ने लिया, इसके बच्चे ने लिया। ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है हमारी सोसाइटी में। आपने कहा कि नीट भी मेरा क्रैक नहीं हुआ तो मैं डिप्रेशन में चली गई। हमने कौन सी ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज की है अपनी सोसाइटी में जिससे हमें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई, जबकि हमारी एज 17 या 18 साल की होती है, वो कोई ज़िंदगी नहीं होती। बट हम टीन एज में हमने कदम रखा होता है और आगे हमें एक लंबी ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं जहाँ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली मुझे लगता है ये सब देखा-देखी की वजह से होता है, शो ऑफ की वजह से होता है। जो मतलब देखते हैं पेरेंट्स उसका बच्चा ने क्रैक किया, हम मेरा बच्चा बच्चा भी करना चाहिए क्रैक, तो वो चीज़ होती है। लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पेरेंट्स जो है उनके ख़्याल थोड़ा डिफरेंट है, उन्हें कभी प्रेशराइज़ वगैरह नहीं किया। बट ये मेरी खुद की एम थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत मतलब इनफैक्ट मैं 2 सालों तक कंटिन्यूअसली सोई नहीं हूँ रात को, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। कभी मैं सुबह के 9 बजे सोती थी, कभी सुबह के 10 बजे, वो भी मैं फिर 2-3 आवर्स टोटल सोती थी, 12 बजे मैं वापस स्टार्ट करती थी। बट फिर जब नहीं हुआ क्रैक कुछ पॉइंट्स की वजह से,
फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। मैं फिर बहुत टाइम तक सोती रहती थी सिर्फ़, मैं कभी उठती ही नहीं थी और कभी वहाँ यहाँ की बातें करती थी। फिर मुझे फिर यही दिमाग में फिर मैं जो मुझे दिमाग में आता था, जो मैं फ़ील करती थी, मैं वो राइट डाउन करती थी। उसके बाद वही सिलसिला चला, तो उसके बाद मुझे एक थोड़ा-सा जमा हो गया अपनी जगह, तो मैंने सोचा कि अब तो मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने फ़ेस की वो कोई और भी फ़ेस करे। तो इसलिए मैंने इसमें सब कुछ लिखा, हाउ टू ओवरकम फेलियर, हाउ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, हाउ टू ओवरकम जब हम कोई एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे उस चीज़ को ओवरकम करें। और मैंने पेरेंट्स के लिए भी लिखा हुआ है कि उनको कभी भी अपने बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सोचा कि एक मैं लिखित छाप छोड़ दूँ बाकी बच्चों के लिए, बाई चांस कोई पढ़ना चाहे तो देख सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई, बट दैट डज नॉट मीन उसकी वजह से लाइफ ख़त्म हो जाती है। सोलिहा, आपसे पूछते हैं, आप किस क्लास में अभी भी पढ़ती हैं? मैंने 12th रिसेंटली दिया एंड आपने नाउ आई एम 12th प्रिपेयरिंग। रिसेंटली दिया, जी। और आपकी बहन जो है उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें वो बताती हैं कि कैसे ओवरकम करना है एग्जाम्स को। आपका क्या है ये प्लान होता है एक स्टूडेंट का दिमाग में? आपने 12th किस सब्जेक्ट में किया और आगे आप क्या करना चाहती हैं? जैसे मेरा भी मैड ही सब्जेक्ट है, लाइकवाइज इसका है। तो मेरा ये एम है, अगर नीट क्वालिफाई नहीं हो गया तो बाकी भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें मैं जा सकती हूँ। लाइक आई विल नॉट बी स्टक ऑन नीट ओनली, नीट विल बी नॉट माई ओवरऑल डेस्टिनेशन। दैट्स अ ग्रेट थॉट। आपको लगता है कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन आपकी बहन भी है कि ठीक है, नहीं हुआ उनका तो कोई बात नहीं, उनको स्टक नहीं करना था या नहीं करना चाहिए, और मुझे भी नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने को देखने को मिली, दैट ये कैसे अपने बंद कमरे में, लाइक इसने कितनी हार्ड वर्क की, लेकिन तब भी इसने नहीं कर पाया नीट क्वालिफाई। तो इसको देखकर मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिली, अगर नीट क्वालिफाई नहीं हो गया तो बाकी भी अदर फील्ड्स हैं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। डेफिनेटली इट्स ओके नॉट टू क्वालिफाई ऑल द एग्जाम्स। मुझे लगता है कि हम जो इंसान है, अलग अलग इंसान को अलग अल्लाह ने अलग अलग तरीकों से बनाया है और कोई ना कोई खासियत हमने रखी है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं ना किसी स्टेज पे हमें फेल ऑब्वियसली हम हो जाते हैं। इट्स नॉट लाइक हम हमेशा हमें सक्सेस मिलेगी, किसी ना किसी फेज पे हमें ऑब्वियसली फेलियर फेस करना हो। जी बिल्कुल। कहते हैं कि फेलियर जो है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। सो अगर सक्सेसफुल सही मानों में होना है तो आपको फेलियर देखना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, जासिरा, आज आप क्या करती हैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 2 इयर्स तो इसी के साथ, नीट के साथ ही चले गए। तो उसके बाद मैंने बोपी एग्ज़ामिनेशन दिया था, मैंने कॉस्ट भी दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों दोनों क्वालीफ़ाई हो गए थे। बट फिर मैं बोपी में ही चली गई क्योंकि अब मेडिकल का शौक था, तो फिर मैं अभी बीएससी ओटी कर रही हूँ। That is also wonderful. See, नीट क्वालिफाई नहीं हुआ बट यू क्वालिफाइड कॉस्ट एग्जाम्स एंड बोपी के एग्जाम। मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, दैट्स नॉट सो इजी टू क्वालिफाई। बट आपने बीएससी ओटी आप कर रही हैं, एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन आप बनेंगी फ्यूचर में। दैट इज नो, वो भी एक बहुत बड़ा फील्ड है आपके लिए जिसको आप एक्सप्लोर कर सकती हैं। आप मेडिकल से, अगर मेडिकल के एक फील्ड में नहीं जा पाए, उसका एक दूसरा सेक्टर है उसमें आप रहेंगी, मुझे लगता है दैट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ माइंड कि हाँ, मैं जिस चीज़ पे मैंने पढ़ा है वो अब ज़ाया नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अप्लाई हो रहा है। एंड व्हाट आर योर प्लान्स? आई हैव ऑल्सो गिवन माई 2 एग्जाम्स, दैट्स बोपी एंड कॉस्ट। अभी देखते हैं, अब जिसमें भी हो जाएगा एडमिशन तो आई विल डू फॉर दैट। या आई विल गो। एंड यू विल आप उसमें पूरी मेहनत जी करेंगी आगे बिल्कुल जाके। बिल्कुल, आई विल पुट माई हार्ट इन। Definitely. I think that is the spirit we need to see in our young generation, कि stuck नहीं करना है, and जो challenges या जो फील्ड उनके सामने आता है उनको अपना 100% उसमें put in करना है, so that वो एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले और कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी हमें कभी भी एक चीज़ पे स्टक नहीं करना चाहिए। हमें ऑब्वियसली लाइफ गोज ऑन, हमें टाइम हील्स एवरीथिंग। डेफिनेटली। अच्छा, आपकी किताबों की बात करते हैं, कौन कौन सी किताबें आपने लिखी हैं? मैंने लिखी है स्टिमुलस टू अ ब्रूडेड सोल, दैट मीन्स मोटिवेशन, लाइक ये मुरझाई रूहों के लिए है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ टू डू इट, हाउ टू गो फॉर इट, तो ये उनके लिए है। क्या लिखा है आपने इसमें?
मैंने लिखा है कि क्रिटिसिज्म के बारे में, लाइक वी कैन सी दैट कश्मीर इज़ फुल ऑफ क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है, चाहे वो बुरा काम करे बंदा या अच्छा काम करे, तो क्रिटिसिज्म पहले ही हमें देखना पड़ता है। एंड आई कुड से दैट वेयर देयर इज़ क्रिटिसिज्म देयर इज़ सक्सेस। Definitely. That is what I believe in actually. That criticism we should accept it in a very positive way, क्योंकि criticism keeps us intact with introspection. जब तक criticism है मैं introspect करती रहूंगी कि मुझे कौन सी चीजें ठीक करनी है, और मैं ठीक करती जाऊंगी तो मैं सही होती जाऊंगी। तो criticism को आपने इतनी यंग एज में इस तरीके से पॉजिटिव वे में लिया है, बहुत अच्छी बात है ये। एंड जासिरा, आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी बुक जो है उसका नाम है वेल डेस्टिनी, मतलब छुपी हुई मंजिल। मतलब ये मैंने खुद पे नाम रखा है, क्योंकि जो मेरी मंजिल थी वो मुझसे छुपी हुई थी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बीएससी कर रही हूँ, तो पहले मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, मैं अब ऐसे ही चली गई थी। अब इंसान को होता है डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। तो उसके बाद जब मैं बीएससी में चली गई, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद जब पोस्टिंग स्टार्ट हो गई, मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पे जाके मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और फिर मैं फिर दिल लग गया पढ़ाई में। वरना तो सिर्फ डॉक्टर ही सिर्फ दिखता था। डेफिनेटली आपकी जो ये बील्ड डेस्टिनी है, इट सूट्स योर अपीयरेंस, बिकॉज आपने जो कहा कि दिमाग में सिर्फ डॉक्टर डॉक्टर था, बट हेल्थ टीम इज नॉट अबाउट डॉक्टर ओनली, यू नो दैट। आपने पढ़ा होगा ये, एक हेल्थ टीम में हर कोई इंसान जब साथ मिलता है तब एक फुल फ्लेज्ड हेल्थ टीम बनती है, और हमारा हेल्थ सेक्टर चलता है। तो आपका ओटीटी टेक्नीशियन जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें। इट्स नॉट ओनली डॉक्टर, इट्स टेक्नीशियंस या लैब टेक्स जो होते हैं, नर्सेज होती हैं, या बाकी स्टाफ होता है, वो साथ मिलके जब काम करते हैं तब एक हेल्थ सेक्टर जो है रन करता है। सो आपने अपनी फील्ड डेस्टिनी को बखूबी पहचाना है। क्रिटिसिज्म की बात करते हैं और फैमिली सपोर्ट की बात करते हैं। फैमिली सपोर्ट क्या रहा आपके इन इस राइटिंग के टुवर्ड्स, या कभी पेरेंट्स ने या किसी रिश्तेदार ने ऐसा कहा कि क्या अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, बुक लिख रहे हो, किसी और चीज़ में आप इन्वेस्ट? मैं अपनी बात करूँगी पहले। मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं कहा था इस चीज़ के बारे में, राइटिंग वगैरह के बारे में। तो फिर जब मैंने लिखा बहुत ज़्यादा, और जब मैं फ़ेज़ में चली गई थी, तो फिर उनको भी डाउट होने लगा ये क्या कमरे में कर रही होती है। फिर एक दिन उन्हें देखा, तो फिर पापा ने थोड़ा सपोर्ट ही किया। उसने बोला नहीं तुम अच्छा लिख रही हो, उसने थोड़ा पढ़ा वगैरह, तो उसने कहा ठीक है अच्छी बात है, उन्हें सपोर्ट ही किया। लाइक वी कैन सी दैट क्रिटिसिज्म इज़ एवरीवेयर। तो फैमिली में बहुत अच्छा हमें बहुत सपोर्ट मिला फैमिली से, बट रिलेटिव्स आर देयर, सम रिलेटिव्स आर देयर लाइक जो बोलते हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा पढ़ो। बाकी पढ़ाई को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट बाकी हमारे अदर फील्ड्स वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी एजुकेशन पे हमारा फ्यूचर इज डिपेंड ऑन क्वालिटी एजुकेशन। क्वांटिटी एजुकेशन वहाँ थोड़ा कम महत्व रखता है जहाँ क्वालिटी एजुकेशन की बात हो। और आई बिलीव कि एक इंसान का एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, जहाँ वो थोड़ा सा लिख सके, बोल सके, या बाकी चीज़ों को, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करे। वही एक प्रॉपर पर्सनैलिटी बना सकता है। जब आप पूरे 24 घंटे पढ़ाई ही करोगे, बाकी किसी चीज़ में आप इस चीज़ के काबिल भी नहीं कि आप दो लोगों से इंटरेक्ट कर सको, तो आपकी पर्सनैलिटी फुल फ्लेज नहीं होती है उस टाइम पे। तो आपको हर चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है टाइम का, तब जाके एक पर्सनैलिटी निखर कर आती है। क्वालिटी और क्वांटिटी एजुकेशन की बात करेंगे, आपकी स्कूल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो कहते हैं कि स्कूल टाइम में शायद हमें बहुत मार पड़ती थी, रटा ये लर्न करके आओ, वो लर्न करके आओ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल का बैकग्राउंड या एजुकेशन सिस्टम कश्मीर में कैसा है, आपने कैसा देखा है, और कैसा होना चाहिए? मैं पहले हमारी बात करूँगी। हमने पढ़ा है ओखिल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, जो सॉइटिंग पातशाही बाग में है। तो स्कूल लाइफ में आई वाज टॉपर, ये भी टॉपर थी। मतलब हमें बहुत अच्छा, हमें कभी मार वगैरह नहीं पड़ती थी, तो पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो मतलब और मैं ये कैप्टन भी रह चुकी हूँ। मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी। ये भी हमें हमेशा इंटरेस्ट होता था हर चीज़ को एक्सप्लोर करने का। हमें पोजीशंस भी कैलीग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो हमें इकट्ठे आती थी, तो सब भी कंफ्यूज होते थे, लाइक दोनों ये लोग कैसे, इनको कैसे आई फयासत ना एक टाइम पे। तो वो हम स्टेज पे थे, इनको भी मिला प्राइज, मुझे भी मिला। वो सर बोले, सर शॉक हो गए, बोले अले दोनों बहनों को इकट्ठे। तो मतलब आप हर चीज़ में पहले से, बट देर आर स्टूडेंट्स जो थोड़ा कम पढ़ते हैं।
मैं विद इन द स्कूल प्रेमिसेस का बिहेवियर जानना चाहती हूँ आपसे कि जो बच्चा थोड़ा कम पढ़ता है बट कभी ऐसा होता है ना कि 10th 12th के बाद आप बहुत सारे बच्चे ऐसे देखेंगे जो एकेडमिक्स में अच्छे नहीं थे 12th तक बट उसके बाद उन्होंने ग्रोथ उनका जो ग्राफ है एजुकेशन का या बाकी चीज़ों का उनके करियर का वो हाई हो जाता है। तो एक डिवीजन है क्या स्कूल्स में कि टॉपर्स हैं तो ये अच्छे बच्चे हैं बेचारे जो कम पढ़ते हैं तो उनके Yeah, साथ there थोड़ा is some, डिस्क्रिमिनेशन होता है। there is somehow एंड ये डू यू चीज़ें थिंक इट इज ओके? No, it's not okay. Everyone is having right कि सबको एक जैसे इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को, लेकिन हमारे स्कूल्स में ऐसे देखा गया है, मतलब जो टॉपर्स होते हैं उनको उनकी एक अलग इज्जत होती है, और जो बैक बेंचर्स थे उनको तो बस बोलते हैं ऐसे ही, बैक बेंचर्स उनको सिर्फ टीज किया जाता है। ये चीज़ देखने को मिलती है। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही पर्सपेक्टिव है। लाइक स्कूल्स में होता है क्रिटिसिज्म, लाइक टीचर्स बोलते हैं ये टॉपर है आप ऐसे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि टीचर्स को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उन बच्चों पे जो ज़्यादा वीक है, तो उन पे आई गेस जी। बट क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब एक टीचर जो जिस पर जिम्मेदारी होती है कि क्लास में 20 बच्चे हैं, ये 20 बच्चे उनकी जिम्मेदारी होती है, और अगर वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करते हैं कि आप तो वीक हो इनको देखो, दे स्टार्ट कंपैरिजन बिटवीन स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के बीच में एक वो नफरत पैदा हो जाती है, और उस नफरत को जो है वो एक छाप छोड़, क्योंकि आप टीन एज में स्कूल में होते हैं और टीन एज में जो चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके साथ होता है वो पूरी जिंदगी आपके साथ चलता है। तो आप टीचर्स के लिए या बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई में टॉपर्स है एज पर स्कूल या एकेडमिक्स के हवाले से उनको क्या कहना चाहेंगे कि उनका बिहेवियर विद इन द क्लास या विद इन द स्कूल प्रीमिसेस विद ऑल स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो स्टूडेंट होता है उसमें मतलब वो ऐसे ही नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। हर एक स्टूडेंट में अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है और कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा होता है। मैंने खुद अपनी फ्रेंड्स को देखा हुआ है जो पहले कुछ भी नहीं पढ़ते थे, उसके बाद 12th के बाद उन्हें स्पोर्ट्स में जॉइन किया। मेरी एक फ्रेंड है वो क्रिकेट खेलती है नेशनल्स। मतलब मैंने ऐसा देखा हुआ है कि ऐसे मतलब सिर्फ एजुकेशन ही इज़ नॉट देयर, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो मतलब जिसमें इंसान जा सकते हैं आगे, जैसे ये स्पोर्ट्स है, बाकी चीज़ें हैं। आई कुड से दैट हमें बराबर टाइम देना चाहिए, लाइक हमें टाइम मैनेजमेंट रखना चाहिए, एजुकेशन के लिए भी अलग टाइम और स्पोर्ट्स बाकी हमारे जो एक्टिविटीज़ है उनके लिए भी अलग टाइम, सो दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। अ, और आपकी बुक्स के बारे में बात करेंगे, ये आपकी पहली पहली बुक थी, और आगे कहाँ आप इसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अपने जो ये राइटिंग स्किल्स हैं उनको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं आप आगे? लाइक आई कुड से दैट मैं ज़्यादा मोटिवेशनल ही लिखती हूँ। आई दिस बुक इज़ रिलेटेड टू ऑल्सो क्रिटिसिज्म। आई वॉन्ट टू राइट ऑन सोशल एवल्स, जो हमारे कश्मीर में सोशल एवल्स हो रहे हैं, आई वॉन्ट टू राइट ऑन दैट। And what about you, Jasmine? मुझे ये चीज़ें ख़त्म करनी है सोसाइटी में, इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन दैट, कि यही कंपैरिजन ना हो बच्चों में, और अगर और अपने अपने इंटरेस्ट्स की वैल्यू मतलब हो, पेरेंट्स समझे इस बात को। मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और मैं कर रही हूँ। मेरी दूसरी बुक भी इंशाल्लाह आएगी इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड। पेरेंट्स को कैसे, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सिर्फ स्टूडेंट्स, हमने बस बनाया हुआ है कि स्टूडेंट्स को काउंसिल करो, स्टूडेंट्स को, बट पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्ड करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे समाज में, और काउंसलिंग वहाँ बहुत होनी चाहिए कि कैसे पेरेंटिंग या जो ओवर प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, या बच्चा कहीं ना कहीं चाइल्ड ट्रॉमा में फंस जाता है, या बहुत सारे ऐसे सोशल इवल्स की बात आपने कही। मैंने ये देखा है दैट बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं होता है। लाइक बच्चे तब उस पे अपनी बात नहीं रख पाते हैं पेरेंट्स पे, हमें कुछ चीज़ चाहिए, हमें कुछ चीज़ करना है, तो ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच। रूल्स की बात की तो रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं कि पानी में बच्चों ने छलांग लगाई है, बहुत ही माइनर बच्चे हैं। दैट मीन्स देयर इज सम डिसबैलेंस इन दैट बॉन्ड जो पेरेंट्स के साथ वो शेयर कर सकते थे, उनको लगा कि नहीं करेंगे, बट अपनी जिंदगी को खत्म रिसेंटली करना। जब 12th का रिजल्ट निकला था तो बहुत बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो उससे क्या होता है, मतलब 12th क्वालिफाई नहीं होगा, दैट्स नॉट एंड ऑफ लाइफ। आगे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान ख़त्म करके अपना किस्सा ही ख़त्म कर दिया। एंड यू थिंक कि पेरेंट्स को भी नहीं बता पाए, या कहीं ना कहीं प्रेशराइज था उनको कि सोसाइटी की वजह से, या
वो सेल्फ डाउट करने लगे कि पेरेंट्स भी हमारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि हमने एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया। एक्चुअली स्ट्रिक्टनेस बच्चे को नहीं करनी चाहिए। जितना हम इंसान को बाउंड करेंगे ना, एक बच्चे को बाउंड करेंगे, उतना उसको लगेगा मेरा कोई भी नहीं है। जितनी हम बच्चे को स्ट्रिक्टनेस करेंगे उसकी वजह से उतना उसका मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स तो भी ऑब्जर्वेबल है, लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो कोई नहीं देखता, वो सिर्फ इंसान को खुद तक होती है, सिर्फ इंसान फील कर सकता है और कोई भी नहीं। तो सबसे पहले हमें जो मेंटल हेल्थ है उस पर फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली मेंटल हेल्थ जो है हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू है। खैर आपसे समझते नहीं है मेंटल। डेफिनेटली आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी ग्रेस एंड मोटिवेशन जो है आप दोनों से ही छलकती हैं और आपने काफ़ी हैंडसमली वो अपने जो फेलियर्स है उनको ओ किया है और आगे ज़िंदगी में बढ़े हैं। मुझे उम्मीद है जो भी लड़कियां या लड़के आपको देखेंगे वो इंस्पायर होंगे और अपनी ज़िंदगी को द वे इट इज़ वो एक्सेप्ट करेंगे जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपने कहा बिगिनिंग में दैट हम देखते हैं बाकी लोगों को तो हम कहते हैं कि हमें भी यही चाहिए, बट हमें अलग तरीके से बनाया गया है और हमारी अलग चीज़ें हैं। सो इफ़ यू फोकस ऑन आर थिंग्स तो हम बेटर हो सकते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने से अच्छा है कि दैट वी विल मास्टर द सेम प्लेटफॉर्म जिसमें हम अच्छे हैं। बुक्स की बात करेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे अपनी बुक्स में से क्या लिखा है? जी, मैंने जैसे आपको मैंने बोला लाइक आई एम राइटिंग ऑन दिस क्रिटिसिज्म, आई एम राइटिंग मोटिवेशनल ओनली। तो एक मैंने लिखी है कॉन्फिडेंस इज़ पावर। सो लर्निंग थ्रू फॉल्स राइजिंग अन्यू, लाइफ्स फेस टीच लेसन्स ट्रू। A mindset, hardship, success doesn't gleam. We have lived the journey, it's not a dream. तो ये एक पोम थी, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस। हमें अपने आप में हम कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, इट्स अबाउट दैट। मैंने बहुत इसमें लिखा हुआ है, मैं थोड़ा मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगी। एंड्योरिंग सफरिंग इज़न्ट सिंपल, ये इसका टाइटल है। For those it might be incomprehensible who haven't tasted the tears of emotion. For those it might be annoying who never had a burden on their shoulders. For those it might be seen lunatic who have never been in a stove. For those it might be psychopathic who have never fallen apart. किसके रिलेटेड क्या इसमें आप बताना चाहती है ऑडियंस को? इसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मतलब जिनको पता ही नहीं है टीयर्स ऑफ इमोशन क्या होता है, वो क्या ही हमें जज कर सकते हैं। जिनने देखा ही नहीं है, जिनने अपने बर्डन शोल्डर्स पे ऑब्जर्व ही नहीं किया, वो क्या ही हमें बोल सकते हैं। ये मतलब ये उनके लिए जो हमें जज करते हैं, जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, जब उन्हें देखा ही, जब वो कभी गिरे ही नहीं, तो वो क्या ही हमें जजमेंट को क्या पता होगा गिर कर रोकना क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छा जजमेंट के बारे में हम बात करते हैं। जैसे हम कुछ कपड़े अगर हम पहनेंगे तो कोई कहेगा कि आप अच्छी नहीं दिख रही उन कपड़ों में, तो हम सेल्फ डाउट करना स्टार्ट करते हैं। तो जजमेंट किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, आपकी पर्सनल लाइफ है, जब आपको कोई जज करता है आप उसको किस तरीके से लेती हैं? क्या आप सोचती हैं उस बारे में? आपको उससे फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? किस वे में आप उसको? A book is not judged by cover, ना ये तो है ही। लेकिन हमने देखा है यहाँ पे कि हर एक अपीयरेंस से ही जज करता है पहले। ये आजकल ही है, इसने ऐसा ड्रेस लगा है, ये पता नहीं कैसी होगी, इसने अबाया लगा, ये अच्छी लड़की है, या ये पता नहीं क्यों लगा है अबाया। ये तो हमेशा होता है, बट मुझे नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ता है लिटरली। और मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ इन कमेंट्स को, क्योंकि मैं रील्स भी अपलोड करती हूँ तो उसमें मुझे कमेंट्स कभी कभी थोड़ा क्रिटिसाइज लोग करते हैं, बट आई डोंट फोकस ऑन दैट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे बस अपनी कामयाबी पे फोकस करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी इस जजमेंट को, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लिया है। लाइक कुछ भी और अब अगर हम देखेंगे दैट जब क्रिटिसाइज होता है तो हमें लगता है नहीं हमने कुछ किया है इसलिए क्रिटिसाइज होता है। तो आई कुड से दैट वेयर देयर इज क्रिटिसिज्म देयर इज सक्सेस। ओके, सो आप क्रिटिसिज्म को उतना महत्व नहीं देती अपनी ज़िंदगी में, आप अपने काम से मतलब है और आपको नहीं जानना है कि लोग क्या सोचते हैं। जो भी सोचते हैं वो अपने तक रखे। ओके, सोचते भी है आई विल इंट्रोस्पेक्ट, बट मैं उसको सेल्फ डाउट नहीं करूँगी कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्ट तो वैसे भी कोई नहीं है दुनिया में, हम में फ्लॉज हो सकते हैं, हमें अच्छाइयाँ भी हैं, हमें अपनी अच्छाइयों पे वर्क। एक्चुअली मैंने जब नीट क्रैक नहीं किया तो ऑब्वियसली लोगों मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, रिलेटिव्स को, कज़न्स को, सबको, क्योंकि मैं बचपन से ही अच्छा कर रही थी। तो जब मैंने नहीं किया नीट तो सबको एक्सपेक्टेशन टूट गई। उसके बाद उन्हें ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ करना था, वो नहीं किया, उसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया।
तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो करेंगी भी या ना करेंगी, बिकॉज़ मैंने उस फेज से निकल चुकी हैं कि हाँ, मैंने बहुत this फेस किया हुआ है। थोड़ा मेंटली आप सफर करती हैं कुछ टाइम के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपको समझ आता है कि ये लोग तो हमेशा ही बात करेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं कितनी भी आगे पहुंच जाऊं जिंदगी में, दे विल से समथिंग। डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बुक्स को मैं पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, किन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है आपकी बुक? अमेजोन पे आप दोनों की बुक्स अवेलेबल है। इनकी बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सोलिहा ने जो बुक लिखी है इसका नाम है स्टूमलेस टू अ रूटेड सोल, एंड जासिरा ने लिखी है व्हील डेस्टिनी। ये दोनों ही किताबें जो हैं अमेजोन पे आपको मिलेंगी। अगर आप पढ़ना चाहेंगे आप खरीद सकते हैं अमेजोन से। थैंक यू सो मच सोलिहा एंड जासिरा, आप ने वक्त निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट पे आई। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं यूजुअली उन लोगों को ढूंढती हूँ पॉडकास्ट के लिए जो लाइफ की छोटी छोटी स्ट्रगल्स जो हैं, जो हमें लगती है कि बहुत छोटी हैं लेकिन वो बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि जहाँ आप अपने दिमाग से जंग हार जाए और अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए चल पड़ते हैं, वो जंग जो है वो बहुत बड़ी जंग होती है। शायद हमें दिखने में वो कम लगती है, बट उसमें उस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया होता है, और आपने वही स्ट्रगल जो है आपने फेस की है, उसको ख़त्म किया है और आगे बढ़ रही हैं, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड पर फोकस्ड हैं, अपनी हॉबीज़ या अपना जो पैशन है उसको भी फॉलो कर रही हैं। मुझे लगता है एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक सिंपल और हाई थिंकिंग जो कहते हैं हम लोग, वही ज़िंदगी है जो आप गुजार रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माई वीडियो पॉडकास्ट। Thank you for providing us that one support.